हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिशाखा में। आज हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की, जिसका समय काल 750 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। पूर्व मध्यकाल में हम देखेंगे कुछ राजवंश जो कि उत्तर भारत में थे तथा कुछ जो कि दक्षिण भारत में थे। तो उत्तर भारत के राजवंश में हम सबसे प्रथम देखेंगे प्रतिहार वंश। उसके पश्चात हम देखेंगे परमार वंश। उसके पश्चात हम देखेंगे चंदेल वंश। फिर हम देखेंगे पाल वंश। उसके पश्चात हम देखेंगे चौहान वंश। तथा उसके बाद हम देखेंगे गढ़वाल वंश। तो दक्षिण भारत में जो राजवंश थे उसमें हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। उसके पश्चात हम देखेंगे पल्लव वंश। उसके पश्चात हम देखेंगे चोल वंश। तो इनसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कुछ वंशों के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के वंशों में सबसे पहले है खरकोट वंश, जिसके संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन। तथा इसी वंश के एक शासक हैं ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड जो है वह मुस्लिम शक्तियों को यानी कि तुर्कों को पराजित करते हैं तथा उत्तर पश्चिम तक मुस्लिमों को हराकर आते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में उत्पल वंश, इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन। उत्पल वंश की ही रानी दिद्दा। मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जम्मू कश्मीर में भारत में जो महिला शासक थी वह रानी दिद्दा थी। ठीक है। उसके पश्चात हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लोहार वंश, जिसके संस्थापक थे संग्राम राज। तथा एक लोहार वंश के ही एक शासक थे हर्ष, जिनके राजकवि जो थे वह थे कल्हण। कल्हण की एक पुस्तक है राजतरंगिणी। तथा इसी पुस्तक से हमें जम्मू तथा कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। राजतरंगिणी में ही राजतरंगिणी में ही राजा जय सिंह तक के काल के समय तक का पता चलता है। तथा हर्ष जो है हर्ष हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। अब यह नीरो कौन है? नीरो जो है वह रोम के शासक थे और कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो उस समय नीरो बंसी बजा रहे थे। अब बात करते हैं उत्तर भारत के वंशों के बारे में, जिसमें कि सर्वप्रथम है गुर्जर या प्रतिहार वंश, जिसके शासक नागभट्ट प्रथम। इन्होंने अरबों को हराया था। तथा राजा मिहिर भोज, इनको आदिवराह कहा जाता है। तथा महेंद्रपाल, राजा महेंद्रपाल के जो कवि थे वह थे राजशेखर। तथा राजशेखर की कुछ रचनाएं हैं, जिनमें सर्वप्रथम है
बाल रामायण। उसके पश्चात है भुवन कोश। उसके पश्चात है हरविलास तथा उसके पश्चात है कर्पूर मंजरी। राजस्थान से दिल्ली तथा कन्नौज तक, दिल्ली तथा कन्नौज तक गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासन था। अब हम बात करते हैं परमार वंश की। इसके प्रसिद्ध शासक थे राजा भोज। भोजशाला महाविद्यालय, इसका निर्माण करवाया था। उसके पश्चात हम देखते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश के जो शासक थे वह थे परमर्दी देव। परमर्दी देव तथा चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध भी हुआ था, जिस युद्ध में परमर्दी देव की तरफ से जो सेनापति थे वह थे आला व उदल, यह दो इनके सेनापति थे। इसके पश्चात हम देखते हैं पाल वंश, जिसके संस्थापक थे गोपाल, तथा पाल वंश के शासक जो थे धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। एक बात यहां पर नोट करके लिखेंगे कि बख्तियार खिलजी के बंगाल पर आक्रमण के काल में बंगाल का शासक था लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश का शासक था। सेन वंश का शासक था। दक्षिण भारत के वंशों के बारे में, इसमें सबसे प्रथम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण। उसके पश्चात राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं पल्लव वंश, जिनकी राजधानी थी कांचीपुरम। उसके प्रसिद्ध शासक जो थे नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन आदि। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। तथा पल्लव शासकों ने ही रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पांडवों से संबंधित था। रथ मंदिर में युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ तथा द्रौपदी रथ आदि। पल्लव शासकों ने ही सप्त पैगोडों का भी निर्माण करवाया था। सप्त पैगोडा, इसका निर्माण भी पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया। उसके पश्चात हम देखते हैं चोल वंश, जिनकी राजधानी थी तंजौर। चोल वंश के राजा राज प्रथम, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, फिर अपनी राजधानी को तंजौर में राजराजेश्वर यहां पर इन्होंने
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर जो है वह शिव से संबंधित है। उसके पश्चात चोल शासक राजेंद्र प्रथम, इन्होंने श्रीलंका, म्यांमार तथा दक्षिण पूर्व एशिया और बंगाल, इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन का सबसे अत्यधिक महत्व था। तथा स्थानीय सभा को ऊर कहा जाता था। चोल काल में नटराज शिव की प्रतिमा अत्यधिक प्रसिद्ध रही है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। उसके पश्चात एक बात नोट करके लिखेंगे, परमार वंश के जो शासक थे उनका शासन मध्य प्रदेश पर था। चंदेल वंश के जो शासक थे उनका शासन उत्तर प्रदेश पर था। गढ़वाल वंश के शासकों का शासन उत्तर प्रदेश में था, जो कि एक बड़े क्षेत्र पर राज करते थे, तथा शासक थे जयचंद। चलिए अब हम बात करते हैं किसान एवं कुछ जनजातीय आंदोलनों के बारे में। देखिए, इसमें सबसे प्रथम है सन्यासी आंदोलन, जो कि 1772 से 1780 तक चला और स्थान था बंगाल। फकीर विद्रोह, जो कि 1776 से 1777 तक चला तथा यह भी था बंगाल में। उसके बाद अहोम विद्रोह, जो कि 1828 से 1835 के मध्य चला तथा यह हुआ था असम में। गोमधर कुंवर इस विद्रोह के नेता थे। तथा इसके पश्चात खासी विद्रोह, जो कि 1829 से 1832 तक चला, जो कि मेघालय में खासी नाम पहाड़ी का नाम आते ही आपको याद आ गया होगा, मेघालय में है, जो कि गारो खासी जयंतियाँ, जहाँ पर भारत की सर्वाधिक बारिश यहाँ पर होती है। उसके पश्चात हम चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन, पाइक विद्रोह, जो कि 1817 से 1825 के मध्य हुआ, स्थान था उड़ीसा। इसके पश्चात हम देखते हैं बहावी आंदोलन, जो कि 1820 से 1871 में हुआ, स्थान था बंगाल। तथा इसके जो नेता थे वह थे सैयद अहमद बरेवली। पागलपंथी आंदोलन, जो कि 1813 से 1833 के मध्य बंगाल में हुआ। उसके पश्चात हम देखते हैं इसके पागलपंथी विद्रोह के जो नेता थे वह थे करमशाह तथा टीपू। उसके पश्चात गडकरी विद्रोह, जो कि 1844 में महाराष्ट्र में हुआ। उसके पश्चात हम देखेंगे दीवान वेलुथप्पी विद्रोह, जो कि 1809 में
केरला में हुआ। उसके पश्चात हम देखेंगे संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 1856 में हुआ, तथा स्थान था बिहार व उड़ीसा। इसके जो नेता थे वह थे सिद्धू तथा कान्हू। इसके पश्चात नील विद्रोह हुआ, जो कि 1859 में बंगाल में, स्थान था बंगाल। इसी को इंडिगो डिस्टरबेंस भी कहा जाता है। इंडिगो डिस्टरबेंस। इसके जो नेता थे वह थे दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। पाबना विद्रोह, जो कि 1876 में हुआ था, स्थान था बंगाल। इसी को पाबना गड़बड़ी भी कहते हैं, पाबना गड़बड़ी। उसके पश्चात दक्कन दंगे, जो कि 1874 से 1875, स्थान था महाराष्ट्र। उसके बाद मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो कि 1895 से 1900 तक, स्थान था झारखंड। उसके पश्चात इसके नेता थे बिरसा मुंडा। हम बात करते हैं रामोसी विद्रोह, चित्र सिंह उसके नेता थे। उस समय था 1822। उसके पश्चात हम देखते हैं कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 1832 तक चला, स्थान था छोटा नागपुर। तथा इसके जो नेता थे वह थे बुद्धो भगत। उसके पश्चात हम देखते हैं रंगपुर विद्रोह, जो कि 1783 में हुआ। इसके जो नेता थे वह थे धीरज नारायण। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास, जो कि 700 से 1707 ईस्वी तक था। देखिए, 700 ईस्वी में अरब के शासक थे अल हजाज, जिनके दो सेनापति थे, उबैदुल्ला तथा बुदैल। यह भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन यह असफल हो जाते हैं। उसके पश्चात अल हजाज के एक सेनापति या दामाद या भतीजा, जो कि थे मोहम्मद बिन कासिम, यह पहली बार भारत पर सफल आक्रमणकारी माने जाते हैं। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था, तथा सिंध के शासक थे दाहिर को इन्होंने पराजित किया। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया, तथा मुल्तान से इन्हें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण की प्राप्ति हुई, जिस कारण से इन्होंने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर की शुरुआत की। जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उसके पश्चात वैसे जजिया कर एक धार्मिक कर था। जजिया कर एक धार्मिक कर। सिंध का जो इतिहास है वह चचनामा से प्राप्त होता है। चचनामा जो पुस्तक है वह चच नामक व्यक्ति ने द्वारा लिखी गई है। चच जो कि दाहिर के पूर्वज थे, उनकी एक पुस्तक है चचनामा।
एक तरफ लिखते हैं क्षेत्र तथा एक तरफ हम लिखेंगे शासक। किस क्षेत्र में किस शासक का राज था। इनके हमले के समय सिंध में थे दाहिर, शासक थे दाहिर। उसके पश्चात देवल में थे, यहाँ भी दाहिर। उसके पश्चात निरुन में थे बौद्ध। उसके पश्चात सेहवान में थे वजहरा, जो कि दाहिर का भाई था। उसके पश्चात ब्राह्मणवाद में जयसिंह शासक था, जो कि दाहिर का बेटा था। उसके पश्चात अरोर में लाडी बाई थी, जो कि दाहिर की पत्नी थी, तथा मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सभी पर आक्रमण किया, इन सभी पर, तथा अलग अलग हमला करने के कारण तथा अलग अलग लड़ाई करने के बाद इन सभी को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हरा दिया जाता है। इनकी दो पुत्रियां हैं। लाडी बाई की पुत्रियां सूर्य देवी तथा परमल देवी, ये दो इनकी राजकुमारियां हैं। कहानी यह है कि दोनों राजकुमारियों ने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेने की योजना बनाई, तथा मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि हम दोनों ने अपने आप को आपके शासक अल हज्जाज को समर्पित कर दिया है, तो हमें अपने साथ लेकर चलो, हमें अल हज्जाज के पास। मोहम्मद बिन कासिम जब दोनों राजकुमारियों को अल हज्जाज के पास ले जाता है, वहां पहुंचकर राजकुमारियों ने अल हज्जाज से कहा कि हमने अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन फिर भी रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए रास्ते में उनको छुआ तथा अपमान किया। इस कारण से अब हम आपके योग्य नहीं रहे। इस बात पर अल हज्जाज को बहुत ही गुस्सा आता है, तथा वे आदेश देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब तक मर नहीं जाए उन्हें घोड़े के पीछे बांध कर खींचा जाए। तो घोड़े के पीछे बांध कर खींचे जाने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है तथा इनका बदला पूर्ण होता है। यह सब जो थे ये अरबी हमलावर थे, प्रथम मुस्लिम हमलावर अरबी। इसके पश्चात हम देखते हैं भारत पर कुछ तुर्क आक्रमणकारी में सबसे पहले हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ऐसे राजा थे जो कि भारत पर शासन नहीं करना चाहते थे, वह केवल यहाँ से लूट का माल हासिल करना चाहते थे। यह अफगानिस्तान के शासक थे तथा इनकी राजधानी थी गजनी। वंश था यामिनी वंश। में 1000 तथा 1001 में आक्रमण करता है। मोहम्मद गजनवी सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया, जहां पर राजा जयपाल थे। इन्होंने राजा जयपाल को पराजित किया। उसके पश्चात मोहम्मद गजनवी ने 1005 मुल्तान पर आक्रमण किया तथा 1008 में पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके पश्चात मोहम्मद गजनवी ने 1009 में वेहंद, या इसको बोलते हैं उदभांडपुर, यहां पर आक्रमण किया तथा जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल को पराजित किया। उसके पश्चात मोहम्मद गजनवी ने 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया, जो कि हरियाणा में है। उसके पश्चात मोहम्मद गजनवी ने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, जहाँ के शासक थे राज्यपाल। तथा 1019 में मोहम्मद गजनवी ने कलिंजर पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक थे विद्याधर। लेकिन इस कलिंजर में जो इन्होंने आक्रमण किया, इसमें मोहम्मद गजनवी सफल नहीं हो पाते हैं, यहाँ पर असफल हो जाते हैं। यहाँ पर विद्याधर से यह जीत नहीं पाते हैं। यह एक असफल आक्रमण था। मोहम्मद गजनवी के किए गए सभी आक्रमणों में से केवल यह एक ऐसा आक्रमण था जिसमें मोहम्मद गजनवी असफल हुआ था।
उसके पश्चात 1021 में इन्होंने कालिंजर पर पुनः आक्रमण किया। उसके पश्चात 1025 में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है, इस पर आक्रमण किया। तत्कालीन समय में गुजरात के जो शासक थे वह थे भीम प्रथम। यहीं से जब यह वापस लौट रहे थे सोमनाथ के मंदिर को लूटकर, तो रास्ते में मिल गए इनको जाट, तथा जाटों ने इनको लूट लिया, जिसका बदला लेने के लिए 1027 में मोहम्मद गजनवी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया, तथा भारत में भी स्पेशल जाटों पर आक्रमण किया, तथा अपने लूटे हुए धन को वापस लूट लिया। इस आक्रमण में मोहम्मद गजनवी घायल हुआ था, तथा इसके पश्चात मोहम्मद गजनवी बीमार हुआ, तथा बीमार होने के बाद मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, तथा महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मंदिरों पर आक्रमण करके मूर्तियों को तोड़ दिया था, जिस कारण से इन्हें मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी की सेना में 2 हिंदू सेनापति भी थे, जो कि पहले हैं सेवंत राय तथा दूसरे हैं तिलक। यह 2 हिंदू सेनापति थे। मोहम्मद गजनवी के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों पर संस्कृत में लेख मिलता है। मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि यह सिक्के हमारे ही देश से लुटे हुए थे। उन्हीं को थोड़ा बहुत बदल के मोहम्मद गजनवी ने प्रचलित किया, लेकिन उस पर जो संस्कृत के लेख लिखे हुए हैं वह प्राचीन थे। अब देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी नामक व्यक्ति मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। यह पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और पुराणों का भी अध्ययन किया। उसके बाद अलबरूनी की एक किताब है जिसका नाम है किताब उल हिंद। दूसरे जो व्यक्ति हैं वह हैं फिरदौसी। फिरदौसी की किताब है शाहनामा। शाहनामा को ही अफगानिस्तान की महाभारत भी कहा जाता है। उसके पश्चात एक व्यक्ति है उत्वी। इनकी किताब है किताब उल यामिनी। मोहम्मद गजनवी ने गजनवी में एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। सेनापति मसूद गाजी। मसूद गाजी, जिनकी कब्र बहराइच में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। महमूद गजनवी की कुछ उपाधियां थी, जैसे कि यामिनुद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह। यामिनुद्दौला का अर्थ होता है मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ, तथा आमीन उल दौला का मतलब होता है रेगिस्तानी धर्म का संरक्षक। ठीक है। अगले जो शासक थे वह थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी अफगानिस्तान के ही शासक थे। मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण 1175 में मुल्तान पर, 1178 में गुजरात पर। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय, इनकी मदद से भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अब हम बात करते हैं 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि
मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसके पश्चात 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय होते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, क्योंकि इन्हीं के एक साथी या समधी जयचंद ने इनको धोखा दिया था, इनका साथ नहीं दिया था। तो जिस कारण से मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कहानी ये है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वह जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से भगाकर उनसे शादी की थी। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान वह संयोगिता को पसंद करता था, उन्हीं से शादी करना चाहता था। इसके पश्चात हम देखते हैं 1194 में चंदावर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गोरी व जयचंद के मध्य लड़ा गया था। इसमें जयचंद पराजित होते हैं तथा मोहम्मद गोरी की विजय होती है। चंद बरदाई जो है वह पृथ्वीराज चौहान के कवि थे तथा इन्हीं की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, इन्होंने बिहार पर आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला इन दोनों को ध्वस्त कर दिया। बंगाल पर भी आक्रमण किया तथा जहां पर उस समय शासक थे लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश के शासक थे, यह इस समय बंगाल को छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद 1206 में जाटों की एक शाखा खोखर जाट, उन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गोरी के सिक्के, इन पर माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है। सिक्के पृथ्वीराज चौहान के थे, लेकिन मोहम्मद गोरी ने उन पर बदलाव करके अपने सिक्के बना लिए तथा माता के चित्र उसी पर रह गया। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम मोहम्मद गोरी की हत्या के पश्चात। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम यही गुलाम, इन्हीं के 3 पुत्रियों के दामाद भी यही होते हैं तथा ये अलग अलग राज्यों पर अपना शासन करते हैं, जिनमें कि अफगानिस्तान, सिंध तथा भारत। सिंध से पूर्व का भारत। अफगानिस्तान में जो इनके दामाद है वह हैं ताजुद्दीन अल्दीज। सिंध में जो शासक थे वह थे नासिरुद्दीन कुबाचा तथा भारत में जो राजा बने थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रॉपर तरीके से भारत में या दिल्ली में रहते नहीं थे, यह रहते तो लाहौर में ही थे, लेकिन लूटपाट तथा राजस्व प्राप्त करने के लिए यह भारत में आ जाते थे तथा वापस लाहौर लौट जाते थे। मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र नहीं था। इस समय मुस्लिम अपने साम्राज्य को सल्तनत कहते थे। तो इस प्रकार से सल्तनत काल की शुरुआत यहां से होती है, जो कि जिसको हम इसमें बोलते हैं सल्तनत काल में सबसे प्रथम गुलाम वंश का शासन हुआ। तो कल हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। उम्मीद है आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी तथा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें हमने आपके साथ चर्चा की। तो हमारे चैनल प्रतिशाखा I2D को यूट्यूब पर फॉलो करें तथा हमारे फेसबुक पेज प्रतिशाखा को भी फॉलो करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा आपके मन में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।